छाले हैं जो 2 हफ्ते से ऊपर हो गया लेकिन ठीक नहीं हो रहे, या आपके मसूड़ों में सफ़ेद या लाल रंग के पैच हैं, या आपके मुँह से खून निकलता है जो 2 हफ्ते से ऊपर हो गया पर ठीक नहीं हो रहा। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो इसको इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि ये लक्षण संकेत हो सकते हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या का, जिसका नाम है ओरल कैंसर, यानी कि मुँह का कैंसर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनैना गुलाटी और मैं यहाँ पार्क हीलिंग टच हॉस्पिटल अम्बाला सिटी में एक कंसल्टेंट डेंटिस्ट हूँ। तो आज का दिन हम बात करेंगे ओरल कैंसर के विषय पर। क्या आपको पता है कि ओरल कैंसर भारत में तीसरा सबसे कॉमन कैंसर है और आदमियों में तो ओरल कैंसर पहला सबसे कॉमन कैंसर है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक साल में लगभग 75,000 नए केसेस ओरल कैंसर के दर्ज होते हैं और 50,000 लोगों की ओरल कैंसर से मौत हो जाती है। तो ओरल कैंसर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ओरल कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, क्या है इसके लक्षण? तो दरअसल जब भी ओरल कैंसर होता है, ये कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले मुंह में एक अल्सर होता है, यानी कि एक छाला होता है, जो छाला समय के साथ साथ बढ़ता ही रहता है। 2 हफ्ते से ऊपर हो गया ये छाला ठीक नहीं होता, और या फिर वहाँ से खून निकलने लग जाता है, या मुंह में स्वेलिंग हो जाती है, एक गांठ बन जाती है, या फिर हो सकता है आपको मुंह में सिर्फ सफ़ेद या लाल रंग के पैच ही दिखाई दे। अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो आपको डॉक्टर से तुरंत ही जांच करानी चाहिए। कई बार हो सकता है कि आपको खाना निगलने में भी दिक्कत आए, बोलने में या खाना चबाने में भी दिक्कत हो, या हो सकता है कि समय के साथ साथ आपकी आवाज़ भी भारी हो जाए। इसका मतलब ये है कि ओरल कैंसर आपके गले तक फैल गया है। तो ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जांच करानी चाहिए। इस केस में डॉक्टर आपकी बायोप्सी करेगा और आपको बताएगा कि आपको ओरल कैंसर है या नहीं है। अगर आपका ओरल कैंसर डिटेक्ट होता है तो अब क्या है इसके इलाज? तो इसका इलाज डिपेंड करता है कि आपकी ओरल कैंसर की स्टेज कौन सी है। अगर अर्ली केसेस में ओरल कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो इस केस में आपकी सर्जरी होगी। तो इस केसेस में सर्जरी के बाद लोगों में अक्सर उनकी फेशियल अपीयरेंस काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है, जिसके बाद हमें एक और सर्जरी करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसमें बॉडी के दूसरे हिस्से से एक नॉर्मल बोन या नॉर्मल टिश्यू लेके वहाँ पे लगाया जाता है। अब अगर आपका कैंसर लेटर स्टेजेस पे डिटेक्ट हुआ है तो उस केसेस में सर्जरी के साथ साथ वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी भी लगेगी और हो सकता है कि कीमोथेरेपी भी हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओरल कैंसर होता क्यों है, क्या है इसके कारण? अब कारण तो कई है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है इसका तंबाकू का सेवन। 90% केसेस ऑफ ओरल कैंसर तंबाकू के सेवन की वजह से होते हैं। हालांकि दूसरे भी कई कारण हैं, जैसे कि शराब का सेवन, सूरज की किरणों से अक्सर हमारे लोअर लिप पे कैंसर हो जाता है, या किसी वायरस की वजह से जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बट ये सारे कैंसर बहुत ही रेयर है। सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है तंबाकू का सेवन। और आज है 31 मई, और 31 मई पूरे विश्व में सेलिब्रेट होता है एज वर्ल्ड्स नो टोबैको डे। और आज के दिन हम जागरूकता फैलाते हैं कि क्यों तंबाकू हमारे लिए इतना हानिकारक है और कैसे हम इसकी लत से निजात पा सकते हैं। क्या आपको पता है कि तंबाकू में 3000 से भी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिसमें 30 से ज़्यादा केमिकल्स तो कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस यानी कि कैंसर पहुंचाने वाले केमिकल्स। जब भी हम तंबाकू को किसी भी फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि पान, जर्दा, गुटखा, छैनी, और इसको मुंह में डालते हैं, तो ये हार्मफुल केमिकल्स हमारे मसूड़ों के कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ पे कैंसर पैदा करते हैं, और वहाँ पे एक सफ़ेद रंग का पैच बना देते हैं या फिर एक छाला बना देते हैं, जो छाला या पैच समय के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, और ऐसे ही हमारे मुंह में ओरल कैंसर फैलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि तंबाकू की लत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? पता तो हम सबको है कि तंबाकू हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी हम इसको क्यों नहीं छोड़ पाते? तो इसका आंसर है इसके एक केमिकल में, जिसका नाम है निकोटीन। निकोटीन एक ऐसा केमिकल है कि जब भी हम तंबाकू लेते हैं, ये हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, और ये ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामीन। डोपामाइन से क्या होता है कि हमें एक सुकून की फीलिंग होती है, एक रिवॉर्ड की फीलिंग होती है, और हमें धीरे-धीरे ये बिलीव होने लग जाता है कि तंबाकू के बिना तो हमें सुकून मिल ही नहीं सकता, हमें रिवॉर्ड मिल ही नहीं सकता, और हमारा ब्रेन इसी फीलिंग पे डिपेंड हो जाता है। ये फीलिंग लेने के लिए, सुकून की फीलिंग लेने के लिए हम बार-बार तंबाकू का सेवन करते हैं। तो देखा आपने कि तंबाकू की लत सिर्फ़ एक फिज़िकल एडिक्शन नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल और इमोशनल डबल ट्रैप है। अब कैसे निकले हम इस चक्रव्यूह से? कैसे निकले इस तंबाकू की लत से? तो तंबाकू की एडिक्शन को छोड़ना पॉसिबल है। ये एक मिथ है कि एक बारी तंबाकू की लत लग जाए बिल्कुल नहीं छूटती।
सबसे पहला और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है इसका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी। इसका इसमें क्या होता है कि हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, बार-बार रिमाइंड कराते हैं कि क्यों हमने तंबाकू को छोड़ना है, कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल है। दृढ़ निश्चय कर ले कि हमने तंबाकू नहीं लेना और हम एक डेट डिसाइड कर ले कि इस डेट पे हमने तंबाकू छोड़ देना है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। पर ज़रूरत है एक दृढ़ निश्चय लेने की। दूसरा तरीका है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब जैसे कि निकोटीन की एडिक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसीलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा निकोटीन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि निकोटीन पैच, निकोटीन जेल्स और निकोटीन लोजेंजेस। जब भी हम ये यूज़ करते हैं तो तंबाकू की एडिक्शन बहुत हद तक कम हो जाती है। तीसरा तरीका ये है, जिसको भी तंबाकू चबाने की आदत होती है, उनको ये भी आदत होती है मुँह में कुछ रख के चबाने की। तो इसमें वो कुछ हेल्थियर वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, शुगरलेस गम्स, शुगरलेस कैंडीज़ वो चबा सकते हैं। इससे भी एडिक्शन काफ़ी हद तक कम होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक तरीका है रिवॉर्ड थेरेपी। इसमें ये है, जब भी किसी इंसान को तंबाकू लेने की क्रेविंग हो और वो उस एडिक्शन को ओवरकम कर ले, उसमें वो अपने आप को रिवॉर्ड दे। ऐसा करने से उसके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होगा और उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ रिवॉर्ड फ़ील होगा, उसको सुकून की फीलिंग होगी और उसको बिलीव हो जाएगा कि सुकून की फीलिंग पाने के लिए तंबाकू ज़रूरी नहीं है, बिना तंबाकू के भी हम खुश रह सकते हैं। हमें ये फीलिंग मिल सकती है।